क्लियर है? जी दीदी। जी। ठीक है। तो हम लोग प्रदूषण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसके बाद नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि पॉल्यूशन है। तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ध्वनि के कारण होता है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक या किसी भी तरीके की जो ध्वनि है, वो हमारे यदि जरूरत से ज्यादा एडजेड यानी कि हेडसेट्स की होगी, तो वो हमें हमारे ईयर्स के लिए प्रॉब्लम देती है या एक बीमारी के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है। तो उसका कितना होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हैटल हैटल है, उनके अनुसार कहा गया है शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो कि थकान बढ़ाती है या कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में बहरेपन का कारण भी बनती है। ठीक है। तो ये शोर आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो जो घरों में डेस्क वगैरह बजते हैं, डीजे वगैरह, उसका भी शोर हो सकता है, उसकी भी ध्वनि हो सकती है, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम इत्यादि चल रहा है तो उसकी भी ध्वनि हो सकती है, या फिर जो इन्वायरमेंट में नेचुरल वॉइसेस आती हैं उनको भी हम ध्वनि का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे शरीर के लिए एक हानिकारक बन सकती हैं, अतः यानी कि बहरापन भी वो पैदा कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है। यानी कि अधिक मात्रा में यदि ये उत्पन्न होती है तो ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डाल सकती है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का मापन। ठीक है। तो इसको मापन कैसे करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। ठीक है। किस किसके द्वारा नापते हैं? डेसिबल के द्वारा। ठीक है। और कान की क्षीणतम श्रव्य ध्वनि शून्य स्तर से प्रारंभ होती है, यानी कि 0 लेवल से ये स्टार्ट होती है। ठीक है। और मानवीय मानवीय जो कान है उसमें 30 एचजेड और से लेकर के 20,000 एचजेड तक ध्वनि तरंगों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील है, लेकिन सभी ध्वनियां मनुष्य को नहीं सुनाई देती। ठीक है। यहाँ पे डेसी का अर्थ 10 और वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने इसको बेल शब्द लिया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्राहम बेल ने इसको क्या बोला है? बेल शब्द नाम से बताया है। ठीक है। और मानवीय कान की क्षमता क्या बताइए? 30 एचजेड से 20,000 एचजेड तक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मापन लिखा हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए स्रोत है, मतलब कहाँ से ध्वनि प्राप्त हो रही है, और ध्वनि का स्तर क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि ध्वनि को नापा किससे जाता है? तो डेसिबल में। ठीक है। डेसिबल में इसको नापा जाता है। देखिए यहाँ पे श्वसन यानी कि जो आप सांस इत्यादि लेते हो उसकी भी ध्वनि होती है। तो वो कितनी होती है? 10 डेसिबल। पत्तियों की सरसराहट, जो पत्तियां है ना हिलती है, उनकी कितनी डेसिबल ध्वनि होती है? तो 10। फुसफुसाहट, जो फुसफुसाने में हम लोग बातचीत करते हैं ना, कभी कभी हम लोग बहुत धीरे बात करते हैं, या घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके सामने हम धीरे बात कर रहे हैं, है ना? तो फुसफुसाहट की ध्वनि कितनी बताई गई है? तो 20 से 30 डेसिबल। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में कितना होता है? तो 40 डेसिबल होती है। सामान्य जनरल कन्वर्सेशन में हमारे कितनी होती है? तो 55 टू 60 होती है। स्वचालित वाहन या घरेलू मशीनें, मतलब जो वाहन हमारे गाड़ी इत्यादि हैं उसकी, और या मशीनें हैं जो घरेलू, जैसे मिक्सी हो गई है,
और भी जो मशीनें होती हैं उनका, तो उनकी आवाज कितनी है, तो 90 डेसिबल। ठीक है। आगे कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। अब इसके सोर्स क्या-क्या हो सकते हैं? तो प्राकृतिक स्रोत स्रोत क्या-क्या है? तो प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है। परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन होता है। ये कैसा होता है? अल्पकालीन, मतलब कुछ ही समय के लिए होता है प्राकृतिक, तथा हानि भी कम होती है। लेकिन शोर के प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत जो बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं आदि से मनुष्य असहज महसूस करता है। परंतु बूंदों की छमछम इत्यादि आवाज से या चिड़ियों के कलरव से या नदियों या झरनों की कलकल ध्वनि से मनुष्य में आनंद का संचार भी होता है। ठीक है। तो जैसे बादल कड़कते हैं या बिजली कड़कती है तो बहुत हमारे कानों को तकलीफ होती है। यदि कभी आप नजदीक से या खुले आकाश में हैं उस समय, तो वो आपके ध्वनि आपके कानों को परेशान भी कर सकती है। उसी जगह अगर चिड़ियों के कलरव की या बूंदों की छमछम की आवाज है तो वो आपको आनंद भी देती है। ठीक है। आगे देखिए, ये तो थे प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। अब ह्यूमन, मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, उद्योग इंडस्ट्री में कुछ काम हो रहा है या मशीन चल रही है उससे। परिवहन के साधन, ठीक है। फिर उसके बाद मनोरंजन के साधन, निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चलता है तो ईंटें पत्थर तोड़े जाते हैं या गिट्टी मोरंग मिलाई जाती है इत्यादि वगैरह, है ना। आतिशबाजी, तो ये सब क्या है? ह्यूमन सोर्सेज हैं, जो मानव द्वारा पैदा की जाती है ध्वनि, उसके हैं। फिर आगे नेक्स्ट है उद्योग। अब उद्योग में क्या है? तो लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं। कल कारखानाओं में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज, गड़गड़ाहट इसका प्रमुख कारण है। ताप विद्युत ग्रहों में लगे बॉयलर, टरबाइन काफी शोर उत्पन्न करते हैं और अधिकतर उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं, तीव्रता जिसकी तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। आगे कह रहे हैं परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन पे क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण परिवहन के विभिन्न साधन भी है। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनसे होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक क्षेत्र में भी होता है। ठीक है। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन में क्या है? तो मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करता है, जैसे टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, डीजे जैसे संसाधनों का अपना मनोरंजन करता है, परंतु इनसे उत्पन्न तीव्र ध्वनि शोर भी कारण बन जाती है। ठीक है। विवाह, सगाई इत्यादि कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजन, मेलों, पार्टियों में लाउड चलन भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। आप देखते होंगे आजकल कुछ बाउंडेशंस लग गई हैं, मतलब जैसे जो गेस्ट हाउस है या होटल है, तो वहां पे रात के 10 बजे के बाद आप तेज साउंड नहीं बजा सकते, डीजे नहीं बजा सकते, है ना। तो ये सब भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन। विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों और औजारों के प्रयोग के हैं, फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है। अन्य कारण क्या हो सकते हैं? तो विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रैलियां, श्रमिक संगठनों की रैलियों का आयोजन इत्यादि अवसरों पर एकत्रित जन समूहों से वार्तालाप आदि ध्वनि तरंग तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर भी विशाल जनसंख्या में शोरगुल पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे कई ऐसे कारण हैं जो ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं, जैसे कम चौड़ी सड़कें, सड़क पर सामान बेचने वाले या कोई योजना या होना या पीक आवर में ज्यादा ट्रैफिक। ठीक है। तो ये इत्यादि कारण ध्वनि प्रदूषण के बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इनके कुप्रभाव, अब इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? तो सामान्य प्रभाव ध्वनि प्रदूषण द्वारा मानव वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत बोलने में व्यवधान, चिड़चिड़ापन,
नींद में व्यवधान, इनसे संबंधित पंच प्रभाव, ये शायद कुछ गलत हो गया है। आफ्टर इफेक्ट, अच्छा, पश्चात प्रभाव, ठीक है। पश्चात प्रभाव एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहली समस्या है श्रवण संबंधी प्रभाव, यानी कि जब हम ज्यादा ऊंचा सुनने लगते हैं तो हमें सुनने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि ध्वनि की तीव्रता जब हम 90 डीबी, 90 मतलब 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो लोगों को श्रवण क्रिया विधि में विभिन्न मात्रा में श्रवण क्षीणता होने लगती है, ठीक है। यानी कि उनको सुनने में क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, तो उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य के कई प्रकार आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर। देखिए ये जो बीमारियां जन्म ले रही हैं और किस प्रदूषण से जन्म ले रही हैं, इनको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न इसी से ही बनते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव हो जाता है, उस नावों में उत्तेजना हो जाती है। आगे आते हैं फिजिकल इफेक्ट। तो फिजिकल इफेक्ट भी हम पर पड़ता है। तो फिजिकल में क्या क्या पड़ता है, तो उच्च स्वर के कारण मनुष्य विभिन्न विकृतियों एवं बीमारियों से संग्रस्त हो जाता है। जैसे उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, हृदय रोग, आंख की पुतलियों में खिंचाव, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, अल्सर जैसे पेट एवं आंतड़ियों के रोग आदि, ठीक है। तो ये इत्यादि भी आपके किसके कारण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। इतना क्लियर है सभी को? जी दीदी। हम्म। अब ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सब तो हमने देख लिया, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए कुछ मानक तैयार किए गए हैं, ठीक है। जो ये यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। तो ये देखिए ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम यहाँ पर आया। ये कब आया, तो 2000 में, ठीक है। तो 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्याप्त संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके सार्वजनिक स्थलों में, सार्वजनिक स्थल क्या होते हैं, जहां पे अधिकतर लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, विभिन्न स्रोतों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियम यानी कि 2000 को अधिनियमित किया। अब इसमें क्राइटेरिया क्या था, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बगल में मैंने लिखा है ध्वनि प्रदूषण के मानक स्तर। तो इनको 4 स्तरों में डिवाइड किया गया। कैसे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे औद्योग से संबंधित कार्य होते हैं, वहां पर इसका साउंड कितना रखेंगे, 75 टू 70, ठीक है। और जहां पे प्रोफेशनल फील्ड है, जहां पे व्यवसायिक क्षेत्र है, वहां पे 65 टू 55। और जहां पे रेसिडेंटल एरिया यानी कि जहां पे लोग निवास कर रहे हैं, वहां पे कितना रखेंगे, तो 55 से 45 डेसिबल। और शांत क्षेत्र जहां पर कोई नहीं है, अत्यधिक तो शांत क्षेत्र है, वहां पे कितना रखेंगे, तो 50 टू 40। ये अधिनियम के द्वारा बताया गया, ठीक है। आगे, तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे यहाँ पर वेस्ट ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जो है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, और मतलब इसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है। एक तो ठोस वेस्ट है, एक तरल वेस्ट है, एक बायोमेडिकल है, और एक खतरनाक, और एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये जो चार पांच वेस्टेज हैं, इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, तो ये देखिए,
तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट में आज से मनुष्य और पशुओं के औपचार चिकित्सा जांच और चिकित्सा से जुड़े शोध कार्यों या उत्पादन के दौरान होने वाले अपशिष्ट हैं। ठीक है। बायोमेडिकल क्या होते हैं? जैसे हम लोग कहीं डॉक्टर के पास गए, हमें सुई लगा या हमें कहीं चोट लगी हुई है तो बैंडेज लगा, या जो सीजर हमें प्रयोग हुई वो सीजर या सुई, या फिर जो टैबलेट्स के पत्ते हैं वो इत्यादि आप यहाँ पर देख रहे होगे, मैं यहाँ पे मैंने बायोमेडिकल वेस्ट रखे हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है संक्रमित रक्त कोशिका, सीरीज, सुई, बैंडेज, दस्ताने, मास्क, अन्य उपकरण आदि। तो ये सब क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है। अब बायोमेडिकल वेस्ट के भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है। इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उनको देखते हैं। तो यहाँ पे एक होता है इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी कि संक्रामक अपशिष्ट, जिनसे संक्रमण फैल सकता है। ठीक है। तो इनमें संक्रमण अपशिष्ट में क्या है? तो जिसमें पर्याप्त मात्रा में रोग जनकों, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक होने जैसी आशंका होती है, जिससे अति संवेदनशील मेजबानों को बीमारी हो सकती है। तो ये सब क्या है? तो ये आपके इन्फेक्टेड यानी कि वेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृतियों और प्रयोगशालाओं से संक्रमक एजेंटों के भंडार, ये भी हो सकते हैं। संक्रमक रोगों वाले रोगियों जैसे शरीर के ऊतकों, सामग्री, उपकरण जो रक्त या अन्य शरीर से तरल पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं, या जैसे ऑपरेशन या ओटीपीज में यूज किए जाते हैं, है ना, वो सारी चीजें। ठीक है। आइसोलेशन वार्ड जो होता है, वहां पर से जो संक्रमित कपड़ा या सर्जिकल घाव से कपड़े इत्यादि पाए जाते हैं वो, अन्य शरीर तरल पदार्थ भारी जो होते हैं वो, या संक्रमित मरीजों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे संक्रमित हेमोडायलिसिस रोगी। देखिए, डायलिसिस आप जानते होंगे, जिसमें हर दूसरे या तीसरे दिन व्यक्ति का पूरे शरीर का खून निकाल करके उसे एक नया खून चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो डायलिसिस पेशेंट जो होता है उससे बहुत ज्यादा संक्रमक अपशिष्ट होते हैं। आप समझ सकते होंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन यदि उसको ऐसा किया जा रहा है तो उसमें कितने सारे अपशिष्टों का प्रयोग होता होगा, है ना। उसमें ग्लव्स, कॉटन, बैंडेज, इंजेक्शन, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या है? तो किसी भी अलग अलग मानव या पशु अंगों, ऊतकों और शरीर के अंगों को शामिल किया जाता है, जिसमें शरीर के अंग का उपयोग किया जाता है लेकिन इसमें दांत शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। दांत शामिल नहीं होते और कोई भी अंग हो सकता है। ठीक है। फिर फार्मेक्चुअल वेस्ट क्या है? तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है वो अपशिष्ट होते हैं जिनमें औषधि दवाएं होती हैं, जैसे एक्सपायर्ड, उपयुक्त डोसेज, क्षतिग्रस्त, अब आवश्यक नहीं ऐसी दवाएं। ठीक है। जो एक्सपायर हो जाती है मेडिसिन, या जो यूज में नहीं आ रही है, या जो यूज नहीं है, ऐसी चीजों को इसमें हम गिनते हैं। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है? तो इस कचरे में न्यूक्लियर मेडिसिन प्रक्रियाओं से उत्पन्न दूषित सामग्री होती है, जैसे विकिरण में प्रत्यारोपण के अप्रयुक्त रेडियोधर्मी बीज, या आसंकन प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सील स्रोत इत्यादि, है ना। फिर उसके बाद इसमें प्रोसेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसका प्रोसेस क्या होता है? तो इसको एक अलग तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, उनमें कुछ रिन्यूअल होते हैं, कुछ रिन्यूअल नहीं होते हैं। तो उनके अपशिष्टों के लिए हम वहां पे कलर्स का यूज करते हैं मटेरियल डालने के लिए, तो उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं संग्रहण तहत पृथक्करण, यानी कि जो उसका संग्रहण किया जाता है उसमें पृथक्कीकरण होता है, यानी कि अलग अलग। ठीक है। यह प्रक्रिया वेस्ट के उत्पन्न होने के स्थान पर ही की जाती है, जैसे
हॉस्पिटल या प्रयोगशाला में उत्पन्न वेस्ट का संग्रहण उसी स्थान पर करना। यह बायोमेडिकल वेस्ट दो तरह का होता है, जिसे हानिकारक तथा अहानिकारक में बांटा जाता है। मतलब कुछ संक्रमित होते हैं, कुछ असंक्रमित होते हैं, ठीक है। तो इसे प्रकृति के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है। इसके लिए हॉस्पिटल में अलग अलग रंग के पात्र या पॉलिथीन होते हैं, जिनको कोडिंग अलग अलग होती है, उसी के अनुसार बांटा जाता है। तो इनकी कोडिंग देखिए क्या क्या होता है। तो ब्लैक कलर, येलो कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ शहरों में जो कचरा लेने आते हैं, तो उनके पास दो तरीके का होता है डब्बा। एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा होता है ना। तो येलो और ब्लू कलर में दो डब्बे वो लोग रखते थे, है ना। तो गीला कचरा हम लोग अलग देते थे और सूखा कचरा हम लोग अलग देते थे। उसी तरीके से बायोमेडिकल में भी इस तरीके के चार डिवाइडेशन किए हैं। ब्लू कलर, ब्लैक, हाँ, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में हम क्या चीजें करते हैं, तो इसमें असंक्रामक वेस्ट होता है, नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कागज, टिश्यू पेपर, किचन वेस्ट, मेडिसिन के कवर आदि। और येलो में क्या होता है, तो इसमें संक्रमित कचरे को रखा जाता है, जैसे ह्यूमन ऑर्गन, टिश्यूज, बॉडी पार्ट्स, ड्रेसिंग इत्यादि। रेड कलर क्या होता है, तो इसमें इन्फेक्टेड प्लास्टिक होती है, जैसे ग्लव्स, है ना, 14 सेट, बोतल, ब्लड, यूरिन बैग इत्यादि। और ब्लू कलर क्या होता है, तो ये इसमें टूटी कांच की बोतल को कलेक्ट किया जाता है। जितनी भी कांच की बोतलें होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। आप जैसे देखते हो कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो उसको बॉटल को तोड़ के, छोटी सी बोतलें होती हैं उनको इंजेक्शन तोड़ करके लगाता है ना। तो वो सारी ब्लू कलर में आपकी कलेक्ट होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसा होता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने या खराब होने पर दूसरा नया उपकरण लाते हैं, और जो निष्प्रयोज खराब उपकरण है वो क्या हो जाता है, ई वेस्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, यूपीएस, एलसीडी, टेलीविजन, रेडियो ट्रांजिस्टर और डिजिटल कैमरा। ये सब क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। अब रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 15.36 मिलियन टन ई कचरा था। कितना मिला था, 53.6 मिलियन। लेकिन यह केवल 5 वर्षों में लगभग 21% की इसमें वृद्धि हो गई। और 2019 में एशिया ने ई कचरे की सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन करके उसको 24.9 मैट्रिक टन, उसके बाद अमेरिका यानी कि 13 पॉइंट यूरोप और यूरोप था। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे नंबर 1 पर कौन था, एशिया में ई कचरा निकला था, जिसमें अमेरिका आया था। ठीक है। मतलब सॉरी, सबसे पहले एशिया और दूसरे में अमेरिका। ठीक है। और थर्ड में यूरोप। इस तरीके से इसका ई कचरे का वो किया गया था, कलेक्शन किया गया था 2019 के मुताबिक। अब हैजर्डस वेस्ट क्या है, जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, तो वो क्या है, तो जिनमें औद्योगिक, अस्पताल, कुछ प्रकार के घरेलू कचरे से उत्पन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं। ये अपशिष्ट संक्षारक, ज्वलनशील, विस्फोटक हो सकते हैं और अन्य सामग्रियों के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो अज्ञानता, अज्ञानता के कारण, यानी कि कोई भी अपशिष्ट जो ज्वलनशील है, आग पैदा कर सकता है। इसके उदाहरण में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे जो फ्लैक्स पॉइंट वाले तरल पदार्थ हैं, वह विशिष्ट स्थितियों में संपीड़ित गैसों के माध्यम से प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं, है ना। संक्षारण, संक्षारण क्या है, तो कोई भी अपशिष्ट आमतौर पर एसिड या जो जंग खा सकता है और सड़ सकता है, ऐसे स्टील सामग्रियों के माध्यम से पिघलने की क्षमता रखता है। इसके उदाहरण क्या क्या है,
तो जलीय अपशिष्ट शामिल है इसमें, जिनकी अम्लता स्तर 2 पीएच से कम और 12 पीएच के बराबर होती है। ठीक है। और रिएक्टिविटी यानी कि प्रतिक्रिया रिएक्टिविटी में क्या है, तो कोई भी अपशिष्ट जो विस्फोटक है यह सामान्य परिस्थितियों में अस्थिर है। इसके उदाहरण में विस्फोट और विस्फोट में सक्षम कोई भी अपशिष्ट शामिल हो सकता है जो ये विषाक्त गैसों का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विषाक्त। विषाक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, तो किसी भी अपशिष्ट जो अंतर्ग्रहण या अवशोषित होने पर वसा रूप से जहरीले होते हैं। इनके उदाहरण में लिथियम सल्फर बैटरी या अन्य सामग्री शामिल हैं जो निगलने पर मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। ठीक है। फिर टाइप ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट के टाइप यहाँ पर बता रहे हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट घटक हो सकते हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, घरेलू रसायन हो सकते हैं या निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे अपशिष्ट आपके वेस्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखिए, अब इसी के अंतर्गत एक लास्ट पॉइंट था कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक आयाम क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है। इसको सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो कि लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहे तो वो उस इलाके की क्या हो जाती है, जलवायु हो जाती है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे पहाड़ी इलाके इत्यादि में जाते हैं तो वहां पे बर्फ गिरती है, ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो वो वहां की क्या हो गई, जलवायु हो गई। ठीक है। उसी तरह से यदि आप इधर नागपुर महाराष्ट्र साइड देखेंगे तो यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। यहाँ अधिक ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ गर्म अधिक पड़ता है ना, गर्मी अधिक पड़ती है। तो ये यहाँ की कैसी है, गर्म जलवायु है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष से महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ की बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण, अब इसके कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। इसकी ग्रीन हाउस गैसेस जलवायु परिवर्तन के कारण है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे लिए अच्छी भी है और वो हमारे लिए खराब भी है। और हमने शायद आपको डायग्राम बना के भी समझाया था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पृथ्वी की सतह पर एक पार्टिकल बना लेती हैं जो सूरज की विकिरण को आने तो देता है पर जाने नहीं देता। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे मान लीजिए ये सूरज है और इसकी जो ये किरण है, अल्ट्रावायलेट किरणें ये पृथ्वी पर पड़ती हैं पर ये रिटर्न नहीं जा पाती, ये इसकी ये गैसेस के कारण ये यहीं पर ही रह जाती हैं। ठीक है। तो ये ग्रीन हाउसेस देखो यहाँ पे लिखा भी है, पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। इस परत में क्या क्या है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। विश्लेषकों के अनुसार यही एक परत नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये चीज भी बताई थी अभी स्टार्टिंग में पढ़ाते हुए कि जैसे ये जो किरणें हैं इनको रोक लेता है जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो और ये सूर्य की किरणें यदि सूरज के साथ चली जाएं तो पृथ्वी पर बर्फ पड़ने लगेगी, रात में पृथ्वी पर बर्फ पड़ने लगेगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो जो उसमें गर्माहट या थोड़ी बहुत बची रहती है वो किसके कारण होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण।
आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है और जिसके कारण वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। अब हम जितनी क्रियाकलापें करते हैं, जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके कारण ये क्या हो रहा है, ये और बढ़ रही है और जिसके कारण यहाँ पे तापमान की वृद्धि क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। चलिए, अब मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले है CO2। तो आप लोगों को पता होगा कि अच्छा, चलिए बताइए कि हम लोग कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं ना, श्वसन क्रिया करते हैं, तो कौन सी लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं, बताइए सभी लोग। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मानव और पेड़ पौधों का संतुलन बना रहता है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मानव है और ये पेड़ है, ठीक है। तो ये O2 छोड़ रहा है और CO2 ले रहा है और मानव क्या कर रहा है, CO2 छोड़ रहा है और O2 ले रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए, है ना। तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहने के लिए क्या, पेड़ की जरूरत है ना। और पेड़ तो हम लोग काटते जा रहे हैं, पेड़ काट काट करके इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, अपने लिए महल बना रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य ग्रीन हाउस में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है। इसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से उत्सर्जित होती है और वैज्ञानिकों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अधिक उत्सर्जन ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है। और आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मीथेन, ठीक है। तो मीथेन क्या है, तो जैव पदार्थों का अपघटन मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। उल्लेखनीय है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैसेस है, परंतु वातावरण में इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम है और आर्द्र भूमि हवा के मीथेन का एक प्रमुख स्रोत है। वही गर्म जलवायु माइक्रोब्स क्षमता के विस्तार करके जैविक तत्वों का मीथेन में तब्दील कर दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, किससे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बताइए जल्दी से, CFC। एसी, रेफ्रिजरेटर। हाँ, एसी और रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घरों में क्या, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, फ्रिज प्रयोग होता है और एसी यानी कि एयर कंडीशनर प्रयोग होता है। इनसे ये कौन सी गैस निकलती है, CFC, ठीक है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है किसके लिए, ओजोन के लिए। जो हमारी ओजोन लेयर है, जो जिसमें छिद्र हो रहा है, जिसके कारण हमें अधिक गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है, ये किसके कारण है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। ये प्रश्न भी बन चुका है, इसको ध्यान से रखिएगा याद, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य कारण है ओजोन परत को वो करने में, क्षरण करने में, ठीक है। आगे आता है भूमि के उपयोग में परिवर्तन, लैंड यूज चेंज। तो वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारक है। ये सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, बल्कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित भी करते हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से वृक्ष की कटाई की जा रही है वह काफी चिंतनीय है, क्योंकि पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं और उनकी समाप्ति के साथ हम वह प्राकृतिक यंत्र भी हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं, तो यदि हम पेड़ काट देंगे तो हमें कौन ऑक्सीजन देगा, कोई नहीं दे पाएगा, फिर तो हम मास्क लगा के घूमेंगे, है ना। चलिए, शहरीकरण। तो अर्बन एरियाज,
तो ये क्या है? तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण लोगों के जीवन जीने के तौर तरीके में काफी परिवर्तन आया है। विश्व भर की सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी अधिक हो गई है। जीवन शैली में परिवर्तन के कारण उत्सर्जन में भी काफी योगदान दिया है। अब इसके इफेक्ट क्या पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन जो है उसके इफेक्ट क्या पड़ रहा है? तो उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर हो रहा है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, मतलब जब तक रेन आ जानी चाहिए तो रेन ही नहीं आ रही है ना? समुद्र जल के स्तर में वृद्धि, वन्य जीवी प्रजातियों को नुकसान, रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान इत्यादि भी इसी के अंतर्गत शामिल है। आगे देखिए, सोशल डेमिनेशन। तो सोशल सामाजिक आयाम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आयाम वे हैं जो विश्व रूप से स्वास्थ्य, लिंग इक्विटी, जनसंख्या की गतिशीलता, मानव अधिकारों, प्रवासन, सभ्य कार्यों तक पहुंचना और उन सबसे असुरक्षित यूएनएफपीए के सभी प्राथमिक वाले क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक साइड इफेक्ट का उद्देश्य इन सामाजिक आयामों पर अधिक ध्यान देना है। जैसा कि जलवायु में परिवर्तन जारी है, चरम घटनाओं, स्वास्थ्य प्रभावों और खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, प्रवासन, जल सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान तथा अन्य संबंधित जोखिमों के मामले में लाखों गरीब लोग अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका एक इकोनॉमिक इफेक्ट भी है, आर्थिक पहलू। तो आर्थिक पहलू में क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के आर्थिक पहलू में से एक भविष्य के आर्थिक विकास के परिदृश्य का उत्पादन करना है। उदाहरण के लिए भविष्य के आर्थिक विकास और भविष्य के जलवायु परिवर्तन के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इससे प्रभावित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के भविष्य के क्या प्रभाव हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ भविष्य के जीएचजी उत्सर्जन का स्तर भी क्या हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है। तापमान और वर्षा जैसे जलवायु चर दुनिया भर में पर्यटन प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले आर्थिक क्षेत्रों में सबसे आगे पर्यटन है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा तापमान इत्यादि जहां पर कम रहता है और वर्षा वैसे हिल स्टेशन टाइप होते हैं, तो वो कैसे पर्यटक स्थल बन जाते हैं। ठीक है। इस लेख में हम एक दक्षिण यूरोपीय देश जैसे जहां पर पर्यटन एक मुख्य आर्थिक क्षेत्र है में इनबाउंड पर्यटकों के आगमन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और रोजगार के संदर्भ में प्रभावों का आर्थिक आयाम तब मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया में कई हिस्से से पहले ही देखे जा चुके हैं और जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल के अनुसार सदी के बाकी हिस्सों के लिए औसत तापमान की निरंतर वृद्धि बहुत संभव नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल के भविष्य के बारे में मशरूआती अनुकूलन और संदेह के लाभ ज्ञान रूप में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन राजनीतिक एजेंडा पर एक सदाबहार प्रमुख वस्तु बन गई है। ठीक है। इस दृष्टिकोण से माना जाता है कि कम से कम विकसित देश स्वायत्त रूप से सफल अनुकूलन नीतियों को डिजाइन करने के लिए कथित रूप से बीमार थे। इसके विपरीत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी देश में जो आमतौर पर उन सीमाओं के अधीन कम है, इन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम होंगे। ये इनके राजनीतिक आयाम है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो बायोमेडिकल वाला था, यानी कि जो वेस्टेज है, ये हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने बायोमेडिकल देखे, खतरनाक देखे और इलेक्ट्रॉनिक देखे। अब यहाँ पे ये जो ठोस और तरल है, इनमें कुछ ज्यादा थे नहीं, तो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किए। ठीक है। ठोस पदार्थ आप लोग समझ ही सकते हैं कि ठोस पदार्थों में क्या क्या आता है, और लिक्विड में आप लोग जानते ही हैं कि लिक्विड वगैरह आता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। ठीक है। अब आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं दीदी। बाकी लोग? नहीं।
जी। इसके आगे आपकी 4th इकाई है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, ये हम नेक्स्ट डे देखेंगे। इसके पहले यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।